मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद अभी हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि सबसे पहले किसके टाइम पे, किस मुगल बादशाह के टाइम पे हैदराबाद अलग हो गया था? मोहम्मद शाह, समझ में आ गया। और किसने अलग किया था? चिन कुलिच खान ने। चिन कुलिच खान की उपाधि क्या थी? असफ जहां निजामुल मुल्क। और इसलिए हम देखते हैं कि उनको हम निजाम कहते हैं। हैदराबाद के रूलर्स को हम क्या बोलेंगे? निजाम कहेंगे हम। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा हाँ, और किसके टाइम पे नादिर शाह ने इन्वेट किया था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, ठीक है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, अहमद शाह। अहमद शाह नेक्स्ट रूलर है, अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह का ड्यूरेशन लिखेंगे 1748 से 54 तक। 1748 से 54 तक। बात समझ गए? सुने, अहमद शाह के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना, हमने देखा कि पर्शिया का जो रूलर है, पर्शिया का रूलर कौन था? नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था। नादिर शाह के बाद जो है पर्शिया का रूलर होता है अहमद शाह अब्दाली। कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली। और ऑब्वियसली बात है, वो जो है नादिर शाह का जनरल होता है। इज इट क्लियर? उसके मरने के बाद जो है गद्दी किसको मिलती है? अहमद शाह अब्दाली को मिलती है। अहमद शाह अब्दाली जो है, हम देखते हैं इसका पहली बार इंडिया में इन्वेजन होता है। किसके टाइम पे? अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह, इतना ध्यान रखना। तो फर्स्ट इन्वेजन जो है अहमद शाह अब्दाली का बादशाह अहमद शाह के टाइम पे होता है। और उसके बाद सीरीज ऑफ इन्वेजन होते हैं। मेरी बात को समझ में आ गई? इसमें से हम देखेंगे एक तुम्हारा क्या, बैटल ऑफ पानीपत, समझ में आ गया? ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत होता है जो कि बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बट हम देखेंगे पहला इन्वेजन किसके टाइम पे हो रहा है? अहमद शाह के टाइम पे हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इंडिया के लिए तो लुटेरा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो पर्शिया के एक बहुत ही महान और बड़े रूलर में से एक गिना जाता है। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है ना। उस समय जो है हम देखते हैं कि एशिया में अहमद शाह अब्दाली के बराबर कोई रूलर था नहीं उस समय। समझ आ गया? ठीक है ना। बड़ा दिमागदार, बहुत स्ट्रांग। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उसकी, उस समय का जो कंडीशन ऐसी बन रही है। क्योंकि हम देखेंगे कि इंडिया में तो क्या है, इंडिया में तो जो है मुगल एम्पायर बस डिसइंटीग्रेट हो रही है। समझ आ गया? नाम मात्र के रूलर बन रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बराबर रूलर था नहीं। और हम देखेंगे इसलिए उसने कई बार अटैक किया और इंडिया से बहुत कुछ वो ले गया था। मेरी बात समझ गई? ठीक है। उसका जो है एक वजीर था इमादुल मुल्क। क्या था? इमादुल मुल्क जो है अहमद शाह का एक वजीर था, इमादुल मुल्क। उसने जो है अपने बादशाह की आंखें फुड़वा दी। मेरी बात समझ गई? और फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरा गद्दी पर बैठा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इसमें लिखेंगे हम, लिखेंगे लिखेंगे his reign saw the first invasion of his reign saw the first invasion of India by Ahmad Shah Abdali. India by Ahmad Shah Abdali. लिखेंगे ब्रैकेट में अहमद शाह अब्दाली, ब्रैकेट में लिखेंगे रूलर ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान। रूलर ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान, समझ में आ गया? लेकिन इसमें ही वॉज द फॉर्मर जनरल ऑफ नादिर शाह। He was the former general of Nadir Shah. In 1748, in 1748, in 1748, समझ में आ गया? लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, हिज वजीर इमादुल मुल्क,
his wazir Imadul Mulk blinded him. His wazir Imadul Mulk blinded him. और उसके बाद इमादुल मुल्क ने किसको गद्दी पर बिठाया, लिखेंगे आलमगीर सेकंड को, लिखेंगे एंड प्लेस्ड आलमगीर सेकंड ऑन द थ्रोन, एंड प्लेस्ड आलमगीर सेकंड ऑन द थ्रोन। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो ब्लाइंड होता है वो राजा नहीं बन सकता, बादशाह नहीं बन सकता, तो उसने उसको जो है आंखें खुलवा दी। तो हम देखते हैं उसके इमादुल मुल्क ने आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बिठाया। हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे उसके साम्राज्य में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण देखा गया। लिखेंगे अहम देखा गया, ठीक है, लिखेंगे ब्रैकेट में 1748, ठीक है। लिखिए अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान और ईरान का शासक था और वह नादिर शाह का लिखेंगे सैन्य अधिकारी था, ठीक है, अधिकारी था। इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अहमद शाह के वजीर इमादुल मुल्क ने अपने बादशाह को अंधा कर दिया और आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। समझ में आ गया? अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूलर आलमगीर सेकंड। इसका ड्यूरेशन लिखेंगे 1754 से 59 तक। 1754 से 59 तक। देखें अब गद्दी को इमादुल मुल्क ने गद्दी पे किसको बिठाया? आलमगीर सेकंड को गद्दी पे बिठाया। आलमगीर सेकंड जो है क्या है? इमादुल मुल्क अब कुछ सालों बाद जो है आलमगीर सेकंड को जान से मार देगा। समझ में आ गया? और अब जो है मतलब इसका इतना ही है, उसको मार दिया और अब वो शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बिठाएगा। मेरे पास में लिखेंगे इसमें, लिखेंगे he was killed in 1759. He was killed in 1759 by his wazir Imadul Mulk. ठीक है, हिंदी में लिखेंगे आलमगीर सेकंड लिखें। इस मुगल बादशाह को उसके वजीर इमादुल मुल्क द्वारा कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। ठीक है, and Shah Alam II ascended the throne. And Shah Alam II ascended the throne. ठीक है, शाह आलम सेकंड ascended the throne. अब लिखेंगे नेक्स्ट शाह आलम सेकंड।
देखिए शाह आलम सेकंड गद्दी पर जब बैठा, अच्छा वो किसका बेटा है? आलमगीर सेकंड का, ठीक है। तो वो जो है अपने वजीर के डर से दिल्ली में रहा ही नहीं, डर के मारे कहीं वो मुझे भी ना मार दे, क्योंकि दो को ऐसी मार दी थी उसने, ठीक है ना। वो जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा ही नहीं, वो दूर इधर उधर रहता था, वो समझ में आ गया। और हम देखेंगे उसी के टाइम पे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, और जो कि बहुत ही डिसिसिव बैटल था। मेरी बात को समझ में आ गई। और फिर हम देखेंगे क्या, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी, इलाहाबाद की संधि साइन होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो लिखेंगे इस पे, लिखें ही वॉज द है, अच्छा टाइमलाइन लिखेंगे, लिखेंगे 1759 से 1806, 1806। तो इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा सुनो, 1803 में क्या हुआ था, इसके डेथ से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, ब्रिटिश ने जो है दिल्ली को कैप्चर कर दिया था। मेरी बात समझ गई, दिल्ली को कैप्चर कर दिया। और अब हम देखेंगे यहां पर जो है, ठीक है, देखा जाए तो अब क्या होगा, अब दिल्ली भी किसकी हो गई, ब्रिटिश की हो गई। पहले बोला जाता था मुगलिया दिल्ली, तो लेकिन अब ध्यान देना 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली को कैप्चर किया। और अब तो सिंपल सी बात है, इनका रूल कहां से कहां तक था, बस अपने लाल किले, जो लाल किला था ना, तो लाल किले के अंदर अंदर ही उनका रूल चलता था, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाहर जो है नाम मात्र का रूल था, बाकी जो है ब्रिटिश, ठीक है, रूल करते थे। क्या मेरी बात समझ आ गई? और जब इनकी डेथ हुई 1806 में, तो ये जो है कंपनी के एक पेंशनर बन चुके थे। तो पहले पेंशनर मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम सेकंड। अब इनके जो टर्म ऐसे ही है, समझ आएगा। अब इसके बाद जितने भी होंगे वो तुम्हारे क्या है, पेंशनर। लिखिए, देखिए, ही वॉज द सन ऑफ आलमगीर सेकंड, ही वॉज द सन ऑफ आलमगीर सेकंड, and though he succeeded his father, and though he succeeded his father in 1759, लिखेंगे, he did not live in his capital, in the initial years due to the fear of his wazir, due to the fear of his wazir. Is it clear? लिखेंगे fear of his wazir, ठीक है। इसमें लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, he was defeated in the battle of Buxar, he was defeated in the battle of Buxar। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, लिखेंगे 1764, he was defeated in the battle of Buxar। लिखेंगे in 18, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, in 1803 Delhi was captured by the Britishers, लिखेंगे, and when he died in 1806, and when he died in 1806, he became the pensioner of the Britishers। समझ आ गया? हिंदी में लिखेंगे, शाह आलम द्वितीय ने अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद, गद्दी संभाली, ठीक है। लेकिन अपने वजीर के डर से
लेकिन अपने वजीर के डर से शुरुआती दौर में वह अपनी राजधानी में नहीं रहता था। राजधानी में नहीं रहता था। लिख दिया? नहीं रहता था। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 1764 में वह बैटल ऑफ बक्सर में पराजित हुए। वह बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में पराजित हुए। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में पराजित हुए। देखो नेक्स्ट लाइन से, देखिए उन्हीं के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1806 में जब उनकी मृत्यु हुई, 1806 में जब उनकी मृत्यु हुई, यार पेंशनर को क्या बोलते हैं? पेंशनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेंशनर को क्या लिखा? तुमने क्या लिखा? मृत्यु हुई तो लिखेंगे तो वह ब्रिटिश सरकार के पेंशनर थे। पेंशन भोगी थे। ब्रिटिश सरकार के पेंशन भोगी थे। मृत्यु हुई, नॉर्मल मृत्यु। ठीक है, अब लिखेंगे हम नेक्स्ट अकबर सेकंड। लिखेंगे नेक्स्ट अकबर सेकंड। अकबर सेकंड, ठीक है। अच्छा अकबर, अब तो ये नाम मात्र कहेंगे, समझ आ गया? इनको पढ़ना ना पढ़ना वो अलग बात है। अकबर सेकंड जो है ऑब्वियसली बात है वो भी एक पेंशनर है। अब जो है इनको जो सैलरी मतलब पेंशन मिल रही थी साल की तो वो काफी कम मिल रही थी इनको। तो इन्होंने कहा कि मतलब जो है इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि भाई मेरी पेंशन बढ़ा दो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई पेंशन तो तुम्हारी वहीं से बढ़ेगी। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ेगी, लंदन से। तो इन्होंने जो है क्या हुआ कि उस समय हम देखेंगे बंगाल में बहुत फेमस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, ठीक है, राम मोहन रॉय थे। तो इन्होंने ही उनको राजा की उपाधि दी थी। समझ आ गया? राजा राम मोहन रॉय बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो इनका ये है कि इन्होंने राजा राम मोहन, मतलब सबसे पहली बात है राजा की उपाधि राम मोहन रॉय को दी और राम मोहन रॉय से बोला कि आप जो है ब्रिटेन जाएं और जो है हमारी तरफ से जो है क्या करें, अंग्रेजी सरकार से आप, ठीक है, सिफारिश करें कि हमारी पेंशन को इंक्रीज कर दें। तो कितनी ही दयनीय स्थिति है, बेचारे मुगल बादशाह जो है पेंशन मिल रही है, पेंशन, इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो बड़ी ही दुर्गति हुई। मेरी बात समझ आ गई? अब ध्यान देना, ये दुर्गति सबकी होगी। अब इससे ना तो मराठे बचेंगे, ना ही जो है नवाब बचेंगे, सब कुछ। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, सबको जो है, ठीक है ना, साइड लाइन कर दिया था। ठीक है, लिखें। अच्छा हाँ, ड्यूरेशन 1806 से 1806 से 1837 तक, इसमें लिखेंगे he conferred the title of Raja, he conferred the title of, कोटेशन में कर देना, ठीक है ना, राजा on Ram Mohan Roy and requested the latter
to go to England, to go to England to plead for a hike in the emperor's pension, to plead for a hike in the emperor's pension, emperor's pension हिंदी में लिखेंगे, लिखिए उन्होंने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था, अलंकृत किया था। ठीक है, और राम मोहन रॉय को अपनी पेंशन में वृद्धि, अपनी पेंशन में वृद्धि के लिए ब्रिटेन भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट, बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 62 तक, 1837 से 62 तक पहली बात ये बहुत अच्छे पोएट थे, समझ आ गया, अच्छे पोएट थे। और वो जो है, जो पेन नेम था उनका वो था जफर। वो क्या था? जफर। मतलब जनरली क्या होता है कि हम जिस कलम से लिखते हैं, समझ आ गया, तो जरूर नहीं है अपना वो नाम लिखें। जैसे हम बोलेंगे गालिब, तो वैसे तो उनका नाम है असदुल्ला खान, लेकिन हम क्या बोल, उनको क्या लिखते हैं? गालिब समथिंग। ठीक है ना, तो उनका जो पेन नेम था वो था जफर, इसलिए उनको हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। मेरी बात मुझे समझ आ गई? तो इसका मतलब ये वो क्या थे? बहुत अच्छे पोएट थे, समझ में आ गया, शायरी करते थे। ठीक है ना, उन्हीं के दरबार में हम देखेंगे, ठीक है, वो तो कल्चरल जो चीज आएगी इससे, उन्हीं के दरबार में हम देखेंगे कि गालिब, ठीक है, रहते थे। और जौक, जौक समझ में आ गया, इब्राहिम जौक। देखा, इनके जो बहादुर शाह के जो गुरु थे, समझ में आ गया, जौक मतलब एक पोएट थे, समझ में आ गया। उस समय जो है गालिब उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है ना, क्योंकि जब तक जौक जिंदा थे, इब्राहिम जौक जिंदा थे, तो वो तो मुगल दरबार की शान थे, तो उनके आगे गालिब कहीं स्टैंड नहीं करते थे। हाँ, अब वो बूढ़े थे, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, वो जो है अपना गुरु मानते थे किसको? जौक को, बहादुर शाह। इवन ऐसा था कि जो है जब जौक मिलने आते थे, ठीक है, बादशाह से, मुगल बादशाह से मिलने आ रहे हैं, समझ में आ गया, तो जो है बादशाह अपनी गद्दी से खड़े हो जाते थे। तो वो बोलते थे बादशाह ऐसा ना करें, आप मुगल बादशाह हैं भाई, मैं तो एक पोएट हूं, लेकिन क्या होता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोलते नहीं, ठीक है, टीचर तो टीचर होता है ना। तो वो मुगल बादशाह, अपने तो दरबार चल रहा है, ठीक है ना, और वो पूछते थे, मतलब जैसे वो दरबार के बाहर पूछ रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो बोलते थे, जो उनके जो पहरेदार होते हैं, कि बादशाह वो जौक आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो बोलते हैं अरे भाई वो तो मेरे गुरु हैं, तो उनको परमिशन लेने की क्या जरूरत है? समझ आ गया उनको? तो उन बोलते थे कि उनको कभी मत रोको, तो वो सीधा आते थे और वो खड़े हो जाते थे एज अ रिस्पेक्ट के तौर पर। जौक के मरने के बाद हम देखते हैं कि जो गालिब हैं वो थोड़ा सा पॉपुलर हुए थे, समझ आ गया। गालिब पॉपुलर उन गालिब के डेथ के बाद होंगे, जब बाद के जो लोग उनको समझेंगे, जब उनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो होगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है ना, ये चीज तो वो लिखते थे। इज इट क्लियर? ठीक है ना। और हम देखेंगे कि इन्हीं के टाइम पे हम इनको बोला जाएगा कि आपको आलम छोड़ना पड़ेगा। आलम मतलब होता है, आलम क्या हुआ? व्हाट इज आलम? आलम का मतलब है रेड फोर्ट, जहां पर वो मुगल बादशाह रहते थे।
आपको लाल किला छोड़ के जाना होगा, क्योंकि ये है कि भाई लाल किले में तो बादशाह रहता है, हालांकि वो तो पेंशनर है, लेकिन उन्होंने कहा आपको सोचो उनको ही घर उनको छोड़ के जाना है, और ये कह दिया था आपके मरने के बाद आपके लड़कों के नाम के आगे बादशाह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, प्रिंस लगाया जाएगा, शहजादा लगाए जाएंगे जितने भी हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे ये हो गया, आप मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट आपको छोड़ के जाना होगा, मतलब ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत किया अंग्रेजों ने, भाई उन्हीं का ही घर है वो, उनको उनके घर से जो है बेदखल, मतलब वो कह रहे थे कि आपके डेथ के बाद ऐसा होगा। तो एक तो जो है एम्परर की उपाधि नहीं होगी, और दूसरी बात है आप प्रिंस कहे जाओगे, इनके जो होंगे, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। और साथ में जो है क्या हो जाएगा कि मतलब इन्हीं के टाइम पे हम देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 लड़ा गया, और 1857 का इनको लीडर बनाया गया, मेरी बात समझ गई। हालांकि उस समय खुद ही 83 साल के थे, समझा गया, और पेंशनर थे, तो इन्होंने कहा कि भैया हम कैसे लड़ सकते हैं, हम तो खुद ही पेंशनर हैं, मेरी बात समझ गई। लेकिन जो है जो सिपाही थे, सिपाहियों ने कहा कि नहीं हम चाहते हैं कि आप बने, और उनको उन्होंने शहनशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। तो फिर उनको जबरदस्ती क्या है हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, तो उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं, ना हमारी प्लानिंग है, ना कुछ है, ना हमारे पास आर्म्स एम्युनिशन है, ढंग से कुछ है ही नहीं, सारे के सारे राजा सब पेंशनर हैं, मेरी बात समझी, सब जगह सबसे लाइन साइन है, सारे जगह जो है ब्रिटिश आर्मी पोस्टेड है। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि भाई कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो सिपाही थे उन्होंने कहा नहीं हम लड़ेंगे, मेरी बात समझ गई। 1857 के रिवोल्ट हारने के बाद जो है ये लोग ये तुम्हारे छुपे हुए थे कहाँ, हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं टॉम, जहां से इनको पकड़ा गया, उन पे मुकदमा चला और इनको भेज दिया रंगून, बर्मा, मेरी बात समझ गई। और बर्मा में जो है 1862 में इनकी डेथ हुई, ऐसी बहुत बूढ़े हो चुके। और इसी के साथ हम देखेंगे कि पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया, इनके दोनों इनके जो लड़कों को, इनके पोतों को, ठीक है ना, मार दिया गया था, इसका मतलब इनका पूरा वंश खत्म हो गया। हाँ बेटियां थी, तो उनका वंश जो है आज है, बट वो बहुत ही डिलापिडेटेड कंडीशन में है, चांदनी चौक दिल्ली में बहुत ही, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ है, ये पूरा जो है, मेरी बात समझी, ठीक है, ये चीज है। तो बेटियां वो थी, अब वो पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया, मेरी बात समझी, ठीक है ना, तो वो पूरा खत्म हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे आप बहादुर शाह सेकंड, लिखेंगे ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, he was the last Mughal emperor and he was a poet, his pen name was Zafar. देखेंगे in his court the famous poet Zauq and Ghalib lived. Next, he was the leader of the revolt of 1857. And after his defeat, he was captured from Humayun's tomb. And deported to Rangoon, Burma, where he died in 1862. ठीक है, लिखेंगे वह एक शायर थे जो जफर नाम से लिखते थे, उनके दरबार में मशहूर शायर ज़ौक़
और गालिब रहा करते थे। अच्छा, गालिब और ज़ौक़ जो है ये उर्दू शायर हैं, ठीक है, उर्दू शायर हैं, लेकिन रहा करते थे। लेकिन वह 1857 क्रांति के नेता थे और क्रांति और 57 की क्रांति हारने के बाद उन्हें हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हुई। और इसी के पश्चात मुगल साम्राज्य की समाप्ति हुई। And with this came to an end the Mughal Empire. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो ये हो गए हमारे लेटर मुगल्स खत्म, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कि मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन की वजह क्या थी और क्यों खत्म हो गया। तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ the decline of Mughal Empire. तो सबसे पहले, ठीक है, औरंगजेब ने जो गलतियां की उसकी वजह से। तो लिखेंगे पहला, मिस्टेक्स ऑफ औरंगजेब की गलतियां। पहला, मिस्टेक्स ऑफ औरंगजेब की गलतियां। दूसरा वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध। तीसरा, वीक पर्सनैलिटीज ऑफ द लेटर मुगल्स। समझ आ गया? हिंदी में लिखेंगे, उत्तर मुगलों की पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं? उत्तर मुगल्स का कमजोर नेतृत्व, ठीक है, कमजोर नेतृत्व, ठीक है। नेक्स्ट, डिट्यूरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन and character of Mughal nobility, लिखेंगे। लिखेंगे मुगल मंत्रियों का, लिखेंगे मंत्रियों का चरित्र और संगठन का पतन हो जाना। नेक्स्ट,
failure of Mughal economy to satisfy failure of Mughal economy to satisfy the minimum needs of its population, the minimum needs of its population, तभी तो वो भ्रष्ट बन रहे हैं, मिनिमम नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। देखेंगे मुगल अर्थव्यवस्था का लिखेंगे फेलियर, फेलियर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फेलियर को क्या बोलते हैं, हैं? लिखेंगे मुगल अर्थव्यवस्था का लिखेंगे कमजोर पड़ना, जिसके कोई नहीं, जिसके कारण जनसंख्या की बुनियादी जरूरतें, जिसके कारण जनसंख्या की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। नेक्स्ट, breakdown of Mughal administration and armed power, breakdown of Mughal administration and armed power, मुगल प्रशासन का ऐसे लिखो, मुगल प्रशासन और सैन्य शक्ति का विखंडन, सैन्य शक्ति का विखंडन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉरेन इन्वेजन्स, विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन्स, विदेशी आक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट, absence of the spirit of the political nationalism among the people of the Mughal Empire, among the people of the Mughal Empire। लिखेंगे राजनीतिक राष्ट्रवाद की आत्मा का, लिखेंगे लुप्त हो जाना। नेक्स्ट, inherent defects of hereditary despotism and centralized government, लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे मुगल साम्राज्य का बुनियादी ढांचा आनुवंशिक तानाशाही था और अत्यंत केंद्रीकरण शासन, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, indirect influence of religious reformers like the Sikh gurus, रामदास, ब्रैकेट में लिखेंगे महाराष्ट्र में, सतनामीज, महदवीज, रोशनियाज एंड अदर्स। समझ आ गया? देखो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल जो है एक प्राइड आई, और हम देखेंगे जिन्होंने मुगल से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की। लिखेंगे
लिखेंगे, सुनो एक मिनट, रुको रुको, लिखेंगे धार्मिक सुधारकों का अप्रत्यक्ष प्रभाव, जैसे लिखेंगे सिख गुरु, कॉमा महाराष्ट्र में गुरु रामदास, महाराष्ट्र में गुरु रामदास, कॉमा सतनामीज, सतनामीज, महदवी, महदवी, रोशनिया, रोशनिया इत्यादि, रोशनिया इत्यादि। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, जो तुमने लिखा है इसको तुम पढ़ते रहो। तो ये था हमारा मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन और क्यों जो है एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुई। ठीक है, अब हम चलेंगे नया टॉपिक पे। लिखेंगे मराठास अंडर द पेशवाज, मराठास अंडर द पेशवाज। ठीक है, देखें मराठा पावर शुरू हुई शिवाजी से, समझ में आ गया? यहां देखो भाई, ये शुरू हुई शिवाजी से और शिवाजी के थे अष्टप्रधान। क्या थे? अष्टप्रधान, मींस 8 मिनिस्टर्स, 8 मिनिस्टर्स। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है वो था पेशवा, पेशवा तो हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, समझ आ गया? पेशवा। लेकिन जब तक शिवाजी थे और उनके बाद के जो छत्रपति थे, पेशवा सिर्फ एक मंत्री ही थे, उनकी ओरिजिनल पावर नहीं थी। लेकिन हम देखेंगे जब जो है मराठा एम्पायर में सिविल वॉर होने लगा, मेरी बात समझ गई? गद्दी के लिए सिविल वॉर होने लगा, तो हम देखेंगे धीरे धीरे करके इन पेशवाओं का वर्चस्व बढ़ने लगा। और यहां हम देखते हैं कि बहादुर शाह फर्स्ट ने शाहू, छत्रपति शाहू को छोड़ा, बताया था कल, शाहू छोड़ा। और हमने देखा ताराबाई के साथ बैटल हुआ कि नहीं हुआ? ताराबाई के साथ जो हुआ। अब क्या होगा कि इस सिविल वॉर में हम देखेंगे यहां उस समय जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, समझ आ गया? उस समय पेशवा है बालाजी विश्वनाथ ने क्या, अच्छा लड़ाई किसके बीच में है? शाहू और ताराबाई के बीच में। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने यहां पर शाहू का साथ दिया और जितने भी सरदार थे, मराठा सरदार, ठीक है ना, उनको जो है बालाजी ने क्या किया? शाहू की तरफ ले आए। क्योंकि पहले क्या था, थोड़ा इस फैक्शन में थे, कुछ इस फैक्शन में थे। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? सारे मैक्सिमम मराठा सरदारों को शाहू की तरफ कर दिया और जिससे क्या हुआ कि ताराबाई जो है काफी वीक पड़ गई। और हम देखेंगे कि शाहू को गद्दी पर बैठाने के लिए, मतलब मराठा स्वराज्य में जो है छत्रपति बनाने के लिए बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो शाहू जी तो छत्रपति बन गए ताराबाई को हराने के बाद। और हम देखते हैं कि शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और उनको इनाम में कह दिया कि अब से ये पोस्ट जो है पेशवा की हेरिडिटरी चलेगी, तुम्हारे बच्चों के बच्चे अब पेशवा ही बनते रहेंगे। तो एज अ गिफ्ट के तौर पे। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, और ध्यान देना यहीं पर बड़ी जो है डिफेक्ट आ जाता है कि जहां पर मतलब जो है बच्चे, मतलब उसके बच्चों के बच्चे वही बनते रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो है मेरे पिता के बाद मैं ही बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, हम देखेंगे शुरुआती दौर में जो मराठा थे, मतलब पेशवा थे, वो बहुत स्ट्रांग रहे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? बालाजी विश्वनाथ ने ही उस समय जो है सैयद ब्रदर्स से, बताया था ना किंग मेकर्स, सैयद ब्रदर्स से एक ट्रीटी साइन की जिसमें इन्होंने बोला कि मुगल की 6 प्रोविंसेस से
जो है, अच्छा सॉरी, सबसे पहली बात यह है कि बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स, और ऑब्वियसली बात उस समय फारूक सियार थे, उनसे कहा कि भैया आपको रिकॉग्नाइज करना होगा शाहू को एज अ राइटफुल रूलर ऑफ द मराठा स्वराज्य। मराठा स्वराज्य का जो रूलर है वो कौन है? शाहू है। उन्होंने कहा ठीक है, हमने मान लिया। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो मतलब पहली बार ये हो रहा था क्या कि शाहू को जो है मुगल्स मान रहे थे मराठा स्वराज्य का हेड, और वो किसकी वजह से हो रहा है? बालाजी की वजह से हो रहा है। ठीक है, नहीं है? और दूसरी बात यह है कि शाहू के जितने भी आगे वंश बढ़ेगा उनको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो रूलर होंगे मराठा स्वराज्य के। समझा रहा है? इज इट क्लियर? दूसरी बात ये थी कि हम देखेंगे कि मुगल 6 मुगल प्रोविंसेस से, 6 मुगल प्रोविंसेस से, ठीक है, चौथ और सर देशमुखी, चौथ और सर देशमुखी कलेक्ट करने का अधिकार मिले शाहू को। मेरी बात समझ गई? चौथ और सर देशमुखी हमेशा ध्यान देना दूसरों की प्रोविंसेस पे होता था, अपनी प्रोविंसेस पे इन्होंने कभी भी ना चौथ लिया ना सर देशमुखी लिया। चौथ क्या होता है? हुआ क्या कि मुगल एम्पायर वीक हो चुकी थी, तो जो मराठा आर्मी रेड डालती थी, समझ आ गया? तो उस रेड से बचने के लिए दूसरी रीजन को एक टैक्स देना पड़ता था, जितना रेवेन्यू आएगा उसका 1/4, समझ आ गया? उसका 1/4, इसको हम बोलेंगे चौथ, देना पड़ेगा। तो आपको देना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो है खेत खलिहान, आपकी टेरिटरी डिस्ट्रॉय ना हो। और दूसरी बात है, आपको जो है सर देशमुखी 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू और देना होगा, क्योंकि जो है वो ये बोलते हैं कि इस डेक्कन रीजन में जो मराठा थे, उनके जो पूर्वज थे वो सर देशमुख थे, मतलब जो है वो गांव गांव से जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो वो उनका जो है पैतृक अधिकार है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो मतलब सर देशमुखी क्या हुआ, क्योंकि उनके पूर्वज टैक्स कलेक्टर थे। मेरी बात समझ गई? तो जो है चौथ के अलावा इनको 10% एक्स्ट्रा क्या देना होगा? सर देशमुखी भी देना होगा। तो क्या है कि हम देखते हैं सैयद ब्रदर्स ने ये बात मान ली, समझा गया? तो 3 बात क्या मानी? पहली बात, शाहू जी स्वराज्य के, मराठा स्वराज्य के हेड होंगे। शाहू के बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? हेड बनेंगे, ठीक है ना, छत्रपति बनेंगे, ठीक है, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। और जो है 6 मुगल प्रोविंसेस से चौथ और सर देशमुखी कलेक्ट करेंगे हम। समझ में आ गया? इन्होंने कहा आप कर सकते। इज इट क्लियर? यही बालाजी विश्वनाथ का अगर हम करियर देखें तो पहले जो है ये एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे, मतलब राजस्व वसूलते थे। बाद में जो है ये आर्मी में बहुत ऊपर लेवल पे आए और इनको सेना करते की उपाधि मिली। सेना करते, सेना करते, द मार्कर ऑफ द आर्मी। समझ में आ गया? ठीक है ना? उसके बाद हम देखेंगे कि बाद में फिर क्या बने? ये पेशवा बने। क्या बने? पेशवा बने, ठीक है ना? और उसके बाद हम देखते हैं शाहू की इन्होंने हेल्प की। इज इट क्लियर? तो पहले पेशवा, वैसे तो पेशवा इनसे पहले भी होंगे, लेकिन जो मेन पेशवा है वो है बालाजी विश्वनाथ। इज इट क्लियर? तो लिखो उसको, बता दिए, इसको लिखवा रहा हूं मैं। लिखें, बालाजी विश्वनाथ का टेन्योर है 1713 से 1713 से 1720 तक, ठीक है, 20 तक। इज इट क्लियर? लिखेंगे इसमें, he began his career as a small revenue official, ठीक है। लिखेंगे who was given the title of सेना करते by शाहू in 1708। समझ में आ गया? ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट लाइन से,
He became Peshwa in 1713. He became Peshwa in 1713 and made the post hereditary. Sorry, ऐसे लिखो, and made the post important and powerful as well as hereditary. समझ आ गया? Next, he played a crucial role. He played the crucial role in the Civil War. In the Civil War, and was responsible for the final victory of Shahu by winning over almost all the Maratha Sardars, to the side of Shahu. By winning over almost all the Maratha Sardars to the side of Shahu. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, he concluded an agreement with the Sayyid brothers in 1719 by which the Mughal Emperor Farooq Siyar recognized Shahu as the king of the Maratha Swarajya. Release all his family members and allowed Shahu to collect Chauth and Sardeshmukhi from the 6 Mughal provinces. ठीक है? Is it clear? हिंदी में लिखेंगे, लिखें, करियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? करियर को लिखिए, उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक छोटे राजस्व अधिकारी से की जिनको 1708 में शाहू ने सेना करते की उपाधि दी। लिख दिया? नेक्स्ट लाइन से, 1713 में वे पेशवा बने। 1713 में वे पेशवा बने। लिखेंगे, और उन्होंने पेशवा की गद्दी अत्यंत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली
एवं आनुवांशिक कर दी। ठीक है, लिख दिया। मराठा गृह युद्ध में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस गृह युद्ध में शाहू की विजय हुई। लिखेंगे उन्होंने लगभग सभी मराठा सरदारों को शाहू के खेमे में ला दिया था। ठीक है, ला दिया था। नेक्स्ट लाइन से लिखें, 1719 में उन्होंने सैयद बंधुओं के साथ एक संधि की। उस संधि में मुगल बादशाह फारूक सियार को शाहू को मराठा स्वराज्य का छत्रपति मानना होगा, उनके सभी रिश्तेदारों और परिवार को रिहा करना होगा, और 6 मुगल प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी एकत्र करने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट मराठा बाजीराव फर्स्ट। बालाजी विश्वनाथ का जो लड़का था वो था बाजीराव फर्स्ट। समझ में आ गया? महज 20 साल की उम्र में जो है उसने पेशवाशिप संभाली थी। ठीक है, शिवाजी महाराज के बाद जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के सबसे अच्छे एक्सपोनेंट बाजीराव फर्स्ट थे। गुरिल्ला मतलब होता है छापामार युद्ध, अचानक से जो है छापा। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जो है उनके, ये शिवाजी के बाद ये माने जाते हैं। इनके टाइम पे क्या हुआ कि सपोज ये जो है ये डेक्कन है, दिस इज डेक्कन, ओके। अब यहां सतारा है, यहां पर पुणे है, इस तरह से ऐसे करके, और कई मराठा सरदार थे यहां पर डेक्कन में। इसमें क्या हुआ कि तुमको पता है कि मुगल प्रोविंसेस से या दूसरी प्रोविंसेस से, दूसरे देश से चौथ और सरदेशमुखी ये लोग लेते थे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने एक चीज घोषित कर दी कि अलग अलग मराठा रीजन, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है डायनेस्टीज डेवलप होंगी, और ये सपोज ये डायनेस्टी है, ये अपने अगल बगल के एरिया से, ठीक है ना, चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? ये उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। और जैसे मान लीजिए सपोज करो एक ये है, इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है इतना,
समझा के दूसरा यहाँ पर है तो इनका एरिया इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो मतलब इतने एरिया तक जो है ये चौथ और सर देशमुख कलेक्ट करेंगे, सबके इन्होंने बांट दिए। वरना पहले क्या हो रहा था कि आपस में इनका क्लैश हो रहा था, क्योंकि भाई तुम मेरे एरिया में आ गए, तुम मेरे एरिया में आ गए। अच्छा ये है एरिया मुगलों के, लेकिन चौथ और सर देशमुखी कलेक्ट कर रहे थे, तो जो है इन्होंने एरिया बांट दिया और उन्होंने कहा कि इसमें जो भी लड़ाई होगी वो आप अपने हिसाब से करोगे, वी विल नॉट हेल्प यू। तो सबका अपना अपना एरिया इन्फ्लुएंस था, उनको उसको अपने हिसाब से जीतना है। मेरी बात से मैं गई, दूसरा कोई नहीं आएगा। मेरी बात में कि मिनिमम इंटरफेरेंस होगी। इज इट क्लियर? और ऐसे में हम देखेंगे कई सारे वहां पर जो हैं, ठीक है, मराठा छोटे छोटे जो रीजन्स डेवलप हुए और डायनेस्टीज डेवलप हुई। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जैसे अगर हम देखेंगे पुणे के आसपास जो है पेशवा थे, मेरी बात समझ में आ गई? ग्वालियर के सिंधियाज थे, ऐसे में तुम्हारे जो है नागपुर के भोसले थे। तो ऐसे करते हम देखेंगे अलग अलग, इंदौर के होलकर, इस तरह से करके अलग अलग मराठा फैमिलीज डेवलप हुई। तो ये जो है किसके टाइम पे होगा? बाजीराव फर्स्ट के ही टाइम पे होगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। इनकी थ्योरी थी कि जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा पेड़ है, समझ में आ गया, तो अगर जो है हम इस पेड़ की धीरे धीरे करके जड़ें काट दें तो ऑटोमेटिकली ये पेड़ खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये पेड़ है मुगल एम्पायर, और कंटिन्यूअस जो है स्ट्राइक करके हम उसकी जड़ों को काट देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मराठा और जो मुगल साम्राज्य है वो गिर जाएगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है ना? और हुआ भी यही, समझ में आ गई? ठीक है। ये प्लस इन्होंने जो है क्या किया, बाजीराव के ही टाइम पे इन्होंने जो है सिद्दीज होते थे, सिद्दीज जो है जंजीरा के सिद्दीज, जंजीरा जगह है, उनके जंजीरा के सिद्दियों को हराया। उस समय पोर्चुगीज के पास सलसत्ते और बसायन था, इन्होंने अटैक किया, पोर्चुगीज को हराया और सलसत्ते और बसायन मराठा किंगडम में शामिल किया। पोर्चुगीज को हरा रहे थे। साथ में हम देखेंगे उन्होंने जो है निजाम, हैदराबाद के निजाम को जो है युद्ध में हराया। मेरी बात समझ में, बैटल ऑफ पलखेड़, समझ आ गया? ठीक है। और एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ दुरायसराय, ट्रीटी ऑफ दुरायसराय। इस ट्रीटी से जो है निजाम से उन्होंने मालवा और बुंदेलखंड जीता। मेरे मतलब उन्होंने उसको देना पड़ा। तो हम देखेंगे सबसे बड़े जो रूलर हैं, तो पेशवा जो रहे, समझा, वो कौन रहे? बाजीराव फर्स्ट रहे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ही वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर आफ्टर शिवाजी। समझ आ गया? तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो है, जो बाजीराव मस्तानी है वो ही बाजीराव ही, उसी की कहानी है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। ये चीज लिखें, चलो ठीक है, इसको लिखेंगे हम कल। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही।